स्टूडेंट टुडे डिस्कस द टॉपिक इज कॉमन टेस्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम लोग इसके पहले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट है क्या, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन क्या क्या है और उसके लिए हमारी कौन कौन सी टेस्ट होनी चाहिए। अगर कोई भी हमारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें हमको पता नहीं कि इसमें कौन सी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हम लोग टेस्ट कर चुके हैं कि मतलब इस सारे टेस्ट करने से हमको पता चल जाएगी कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हैं कि नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या क्या टेस्ट किए थे कि फेलिंग टेस्ट, ओसाजन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, इन सारे टेस्ट कर चुके हैं। तो आज हमने देखने वाले हैं कि यदि हमको कोई भी ऐसी स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी लेना है कि मतलब हमारे इस प्लांट के ड्रग्स में कि इस हमारे प्रोडक्ट में स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये सारे प्रेजेंट हैं या नहीं है, तो उनके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होती है। तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ग्लूकोज के अगर हम लोग को ग्लूकोज का प्रोडक्ट में प्रेजेंट है या नहीं है जानने के लिए हमको फर्स्ट टेस्ट इज द ओसाजन टेस्ट करनी होगी। ठीक है, फर्स्ट ओसाजन टेस्ट करनी होगी। तो ओसाजन टेस्ट में क्या होती है कि हमको ऑब्जर्वेशन मिलेगी ग्रीनिश येलो कलर के नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स। ठीक है, तो वहाँ से अगर हमको ग्रीनिश येलो कलर की यदि नीडल शेप्ड येलो शेप्ड क्रिस्टल मिलती है तो हमें पता चल जाएगी कि ग्लूकोज कंफर्म है कि नहीं है। अगर ग्रीनिश येलो नीडल शेप्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है टेस्ट के दौरान, तो हमको ग्लूकोज एब्सेंट है। और अगर प्रेजेंट मतलब ऑब्जर्व हो रहे हैं तो ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ओसाजन टेस्ट क्या है हम लोग इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है तो उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो हमारी मतलब नेक्स्ट टेस्ट करनी है वो है NaOH 5% सॉल्यूशन ऐड करेंगे हमारे सैंपल सॉल्यूशन में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट है। इसमें क्या होगी, यदि हम लोग 2 ml हमारे सैंपल सॉल्यूशन यानी कि ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ड्रग सॉल्यूशन है, उसमें हम लोग NaOH 5% देते हैं तो हमको क्या ऑब्जर्व होगी, एक ब्राउन रेजिनियस प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होगी, एक ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व होगी। तो वहाँ से हम लोग को पता चल जाएगी कि ग्लूकोज कंफर्म्ड है कि नहीं है। अगर ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व नहीं हो रही है तो ग्लूकोज एब्सेंट है, और अगर ब्राउनिश प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हो रही है तो ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट है कि हम लोग 3 ml वाटर लेंगे, उसमें कुछ ड्रॉप्स मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो जाएगा। उस सॉल्यूशन में हम लोग 1 ml 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे। 5% मीन्स जो हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो 5 ml लेंगे, उसमें 100 ml वाटर मिलाएंगे तो ये हमारी प्रिपेयर हो गई 5% सॉल्यूशन। तो इस 5% सॉल्यूशन में से 1 ml हम लोग लेंगे। 1 ml लेके एक इस जो हम लोग एक बीकर में लिए हैं कि 3 ml वाटर, उसमें मिथिलीन ब्लू मिला के एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन किया, उस सॉल्यूशन में 1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड 5% ऐड करेंगे। उसके बाद उसमें 2 ml शुगर सॉल्यूशन ऐड करेंगे। शुगर सॉल्यूशन मीन्स हमारे शुगर जो है उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे और उस सॉल्यूशन में से 2 ml ऐड करके बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद क्या होगा कि डीकलराइज्ड हो जाएंगे, मतलब जो कलर था वो चेंज हो जाएंगे और कलर नहीं होगा, मतलब वाइट कलर हो जाएंगे या कलर का कुछ भी चेंजेस हो जाएगा। अगर इस तरीके से कुछ ऑब्जर्व हो रहा है कि कलर के चेंजेस होने में, डीकलराइज्ड होने में, तो हम लोग को पता चल जाएगी ग्लूकोज प्रेजेंट है, और अगर नहीं हो रहा है तो ग्लूकोज एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग का शुगर सॉल्यूशन है तो हम लोग पहले शुगर सॉल्यूशन ले लेते हैं 3 ml। शुगर सॉल्यूशन 3 ml लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 ml शुगर सॉल्यूशन लिए, उसमें 1 ml पिक्रिक एसिड मिलाएंगे और 1 ml 5% NaOH मिलाएंगे।
तो हम लोग के 5% NaOH के बारे में तो जान चुके हैं कि 5% NaOH कैसे प्रिपेयर करेंगे। 5 ml NaOH लेंगे और उसमें हम लोग 5 ml NaOH लेके उसमें 100 ml वाटर मिलाएंगे, जिससे कि वो 5% NaOH हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से हम लोग 1 ml लेंगे और इसमें 3 ml शुगर सॉल्यूशन मिलाएंगे और 1 ml पिक्रिक एसिड मिलाएंगे और उसके बाद उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद वहाँ से रेड कलर डेवलप्ड होगा। अगर रेड कलर डेवलप्ड हो रहे हैं तो ग्लूकोज कन्फर्मेशन है, और अगर रेड कलर डेवलप नहीं हो रहा है तो ग्लूकोज एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं म्यूसिक एसिड टेस्ट लैक्टोज कन्फर्मेशन के लिए जो लैक्टोज के लिए कॉमन टेस्ट है वो क्या क्या है। तो फर्स्ट है म्यूसिक एसिड टेस्ट में क्या होता है कि यदि हम लोग 1 ml शुगर सॉल्यूशन में 1 ml कंसनट्रेटेड HNO3 ऐड करते हैं और उसको बॉयल करके फिर कूल्ड कर देते हैं, जो बॉइल्ड सॉल्यूशन है उसको कूलिंग करेंगे, तो जो हमारे 1 ml शुगर सॉल्यूशन था उसमें हम लोग ऐड किए 1 ml HNO3 कंसनट्रेटेड HNO3 और उसको बॉयल किए। बॉयल करने के बाद उसको कूल करेंगे। कूल करने के बाद उसमें ब्रोकन ग्लास लाइक क्रिस्टल ऑब्टेन होगी, मतलब एक जैसे कि ग्लास ब्रेक हो जाती है तो किस तरीके से दिखती है, उस टाइप की क्रिस्टल ऑब्टेन होगी, मतलब फॉर्मेशन होगी। तो वहाँ से उसको हम लोग जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको पता चलेगी वो यदि आइडेंटिफाइड हो रही है तो लैक्टोज कन्फर्मेशन है, और अगर माइक्रोस्कोप में आइडेंटिफाइड नहीं हो रही है कि ग्लास क्रिस्टल फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं है तो लैक्टोज इज एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट है सिल्वर मिरर टेस्ट, जो कि हमारे लैक्टोज के लिए है। सिल्वर मिरर टेस्ट में क्या होता है, इफ़ 1 ml शुगर सॉल्यूशन लेंगे, उसमें 1 ml शुगर सॉल्यूशन लेके उसमें हम लोग 1 ml शुगर सॉल्यूशन लेंगे, उसमें 1 ml एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे एंड एक्सेस NaOH ऐड करके वार्म करेंगे। मतलब 1 ml लिए हमारे शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें ऐड करेंगे 1 ml एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3, ठीक है, और फिर उसमें NaOH डालेंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डालेंगे और उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि उसमें सिल्वर कलर की एक मिरर ऑब्जर्व हो रही है। अगर ऑब्जर्व हो रही है तो लैक्टोज प्रेजेंट है, और अगर सिल्वर मिरर प्रेजेंट नहीं ऑब्जर्व नहीं हो रही है तो लैक्टोज एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट है कि सुक्रोज टेस्ट के लिए हमारे कौन कौन से कॉमन स्पेसिफिक टेस्ट हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट है सेलिवानफ टेस्ट, सेकेंड वन इज़ द रैपिड परफ्यूरल टेस्ट, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर लिए हैं कि सेलिवानफ टेस्ट है क्या। सेलिवानफ टेस्ट एंड रैपिड परफ्यूरल टेस्ट हम लोग ये इसके पहले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसके बारे में नहीं जानते हो तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक लेके इसके वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद हम आज देखने वाले हैं कि इन्वेंशंस टेस्ट क्या है। तो ये भी एक स्पेसिफिक टेस्ट है सुक्रोज के लिए। इस टेस्ट में हमको क्या करना होगा कि हमारे टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे 25 ml 25 ml और उसमें 5 ml कंसनट्रेटेड HCl मिलाएंगे। कंसनट्रेटेड HCl मिला के बॉयल करेंगे 3 to 4 मिनट। बॉयल करने के बाद कूल करेंगे वाटर टेप के अंदर। कूल होने के बाद न्यूट्रलाइज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे। न्यूट्रलाइज्ड का मतलब क्या, कंसनट्रेटेड मतलब जो हमारा प्योर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आया है। न्यूट्रलाइज्ड मतलब हम लोग जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है उसमें वाटर मिला के उसको न्यूट्रलाइज्ड करेंगे। न्यूट्रलाइज्ड करने के बाद उसको ऐड करेंगे। ठीक है, नाउ परफॉर्मिंग दिस फॉलोइंग टेस्ट फेलिंग टेस्ट, उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन से हम लोग फेलिंग टेस्ट करेंगे, ट्रामर टेस्ट करेंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे, बारफर्ड टेस्ट करेंगे। इन सभी टेस्ट से अगर हम लोग को रेड प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व हो रही है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि
रेड प्रेसिपिटेशन और रेड कलर, रेड येलो ग्रीन प्रेसिपिटेशन यदि ऑब्जर्व हो रही है तो सुक्रोज कन्फर्मेशन है। और अगर रेड प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व नहीं हो रही है, कि येलो प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व नहीं हो रही है, कि ग्रीन प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व नहीं हो रही है, मतलब सुक्रोज एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फ्रुक्टोज के लिए क्या कॉमन टेस्ट है। फ्रुक्टोज के लिए एक टेस्ट है जो कि फाउगलर्स टेस्ट है। इस टेस्ट में हमको क्या करना होगा, एक फाउगलर्स रिएजेंट्स आती है 3 ml, उसको उस रिएजेंट से 3 ml हमको डालनी है हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में, और उसमें 0.5 ml शुगर सॉल्यूशन ऐड करनी है। ठीक है, 0.5 ml शुगर सॉल्यूशन ऐड करनी है और उसको 1 मिनट तक बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद उस बॉयलर से ब्लू कलर का डेवलप्ड होगा। यदि ब्लू कलर डेवलप्ड हो रही है तो फ्रुक्टोज प्रेजेंट है, कन्फर्मेशन है। और अगर ब्लू कलर डेवलप नहीं हो रहा है तो फ्रुक्टोज कन्फर्म्ड नहीं है, उस प्रोडक्ट में फ्रुक्टोज प्रेजेंट नहीं है बोल के हमको पता चल जाएगा, फ्रुक्टोज इज एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो उसके लिए हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो क्या क्या हैं। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है टाउटोमराइजेशन। टाउटोमराइजेशन में क्या होता है कि एक माइल्ड अल्कालाइन सॉल्यूशन लेंगे। माइल्ड अल्कालाइन सॉल्यूशन मीन्स जो हमारे NaOH सॉल्यूशन हैं या और कोई ऐसी अल्कालाइन सॉल्यूशन जो कि हमारे pH 7 से मोर है। ठीक है, 7 से ज़्यादा है pH, मतलब अल्कालाइन है। तो यदि ऐसा कोई अल्कालाइन सॉल्यूशन लेंगे जिसमें कि बहुत कम ही अल्कालाइन इन नेचर होगा, मतलब कि जैसे जस्ट एसिडिक से क्रॉसओवर होके अल्कालाइन के फॉर्मेशन होती है, जैसे कि pH 7 से 8 के इन बिटवीन। ठीक है, तो अल्कालाइन माइल्ड अल्कालाइन सॉल्यूशन लेंगे। कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप will tautomerize and produced enodiol in which 2 hydroxyl group are attached to the double bond carbon. In mild alkaline conditions glucose converted into the fructose and maltose। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट, मतलब पहले कार्बोहाइड्रेट लेंगे जिसमें कि फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे, उसका एक कार्बोहाइड्रेट लेंगे, लाइक दैट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो यदि हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो उसमें क्या 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स रहते हैं अटैच्ड। तो जो डबल बॉन्ड कार्बन के हैं वो माइल्ड अल्कालाइन कंडीशन में रहते हैं, जैसे कि दिस वन इज द। तो ये जो हमारे माइल्ड अल्कालाइन कंडीशन में रहेंगे तो ग्लूकोज इजीली कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज और माल्टोज में, मानोज में। ठीक है, जिस तरीके से ये रिएक्शंस हैं, तो इस रिएक्शंस में हमारी क्या होगी कि दिस वन इज़ द ग्लूकोज स्ट्रक्चर। तो इसमें जो हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं और ये डबल बॉन्ड OH है, ये डबल बॉन्ड OH हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होंगे। OH आके H में होके हाइड्रोक्सी बन जाएगा। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस वन इज़ द फ्रुक्टोज स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारी जो टेस्ट ओसर्जन टेस्ट में क्या होगा कि जो हमारे ऑल रिड्यूसिंग शुगर फ्रॉम ओसर्जन विथ एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन व्हेन कीप एट बॉइलिंग टेम्परेचर द ओसर्जन इज इंसॉल्युबल व्हिच शुगर इज कैरेक्टराइज्ड एज ए क्रिस्टल फॉर्म ऑफ ओसर्जन। तो ओसर्जन में क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। तो जब हम लोग उसमें एक रिड्यूसिंग शुगर लेंगे और उसके अंदर फिनाइल हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में डालेंगे और उसको बॉइलिंग करेंगे तो वो इंसॉल्युबल होकर क्रिस्टल फॉर्मेशन करेगा। तो ये हमारे ग्लूकोज हैं, जो कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिस वन इज द एल्डिहाइड ग्रुप। उसमें हम लोग फिनाइल हाइड्रोजन दिए C6H5NH2 देने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएंगे। दिस वन इज़ द ऑक्सीजन विल रिमूव और यहाँ से हमारे एक हाइड्रोजन रिमूव होंगी। दिस हाइड्रोजन विल बी रिमूव, दिस हाइड्रोजन विल बी रिमूव
और ये हाइड्रोजन इसके साथ मिल के -OH हो जाएंगे और यहाँ पे ये NH आके इस जगह पे अटैच होंगे जो कि दिस स्ट्रक्चर। तो ये क्या होगा, डी ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद क्या होंगे, जो हमारे डी ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन होने के बाद क्या होंगे कि ये जो फिनाइल हाइड्रोजन थे उसमें और एक दो का मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन जब ऐड करेंगे तो यहाँ से भी ये हाइड्रोक्सिल रिमूव होके यहाँ पे ये आके अटैच हो जाएंगे, तो ये डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल हो जाएंगे और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द ग्लूकोजोसाजन। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द ग्लूकोजोसाजन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर। ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर में क्या होगा, इन माइल्ड ऑक्सीडेशन कंडीशंस द एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप which produced aldonic acid. Example, glucose produced gluconic acids, while aldehyde groups is secured and the molecules is oxidized, the last carbon become carboxylic acid और carboxylic group। ठीक है, तो एंड प्रोड्यूस्ड यूरोनिक एसिड। ग्लूकोज से जैसे ग्लूकोनिक एसिड होता है उसी तरीके से अगर हम लोग ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में शुगर लेते हैं कोई एल्डिहाइड ग्रुप के, तो उसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब ऐड करेंगे मतलब उसको ऑक्सीडाइज्ड करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। एल्डिहाइड फॉर्म यदि हम लोग ऑक्सीडाइज्ड करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमारे स्ट्रक्चर क्या था ग्लूकोज का, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था दिस वन इज द दिस था। तो ये जो एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज थे इसको हम लोग ऑक्सीडाइजेशन करें तो ऑक्सीडाइजेशन करने से वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो उसका नाम हो गया ग्लूकोरोनिक एसिड। ग्लूकोज से ग्लूकोरोनिक हो गया। नेक्स्ट है, फिर अगर ग्लूकोरोनिक हो गया तो इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कंडीशन द फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर करेंटली ऑक्सीडाइज्ड and produce decarboxylic acid are known as the saccharinic acid। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गए ग्लूकोज सैकरिक एसिड में। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि ग्लूकोज ग्लूकोरोनिक एसिड में कन्वर्शन हुआ। कैसे कन्वर्शन हुआ कि इसका फर्स्ट कार्बन जो थे हमारे वो हमारे ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हुए। एल्डिहाइड थे कार्बोक्सिलिक हुए तो ये हो गए ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन अगर फर्स्ट एंड लास्ट बोथ आर द ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं तो क्या होंगे कि वो सैकराइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज सैकरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द फॉस्फोरल डेराइव्ड। फॉस्फोरल डेराइव्ड में क्या होंगे कि व्हेन द मोनोसैकेराइड्स इज ट्रीटेड विद द concentrated sulfuric acid then undergoes dehydration by removal of free molecule of water, then hexose produced hydroxymethyl furfural and pentose produced furfural। These furfural derived may condensed with the phenolic groups compounds to produce color product। This is the base for Mal's test, the general test for the carbohydrate। तो दिस टेस्ट इज ये जनरल फॉर कार्बोहाइड्रेट का, हर एक कार्बोहाइड्रेट के लिए ये है, ये जनरल टेस्ट है, ये कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि यदि हम लोग कोई मोनोसैकेराइड्स ले रहे हैं और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटेड करना है, अंडरगोज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर रिमूवल। तो वहाँ से क्या होगा, द हेक्सोज प्रोड्यूस्ड ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट इज द हेक्सोज प्रोडक्ट। द हेक्सोज इज प्रोड्यूस्ड हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल एंड पेंटोज प्रोड्यूस्ड फर्फ्यूरल। अगर हम लोग हेक्सोज कंपाउंड ले रहे हैं 6 कार्बन कंपाउंड ले रहे हैं जैसे कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा कि डीहाइड्रोक्सी फर्फ्यूरल फॉर्मेशन होगा। और अगर हम लोग कोई पेंटोज शुगर ले रहे हैं तो उससे होगा हमारा फर्फ्यूरल प्रोड्यूस। ठीक है, द फर्फ्यूरल डेराइव्स में कंडेंस्ड विथ फिनोलिक कंपाउंड। फर्फ्यूरल कंपाउंड जो प्रोड्यूस्ड होंगे उसमें से क्या होगा, फिनोलिक के कंपाउंड प्रोड्यूस्ड होंगे और उसमें से कलर प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है कि हमारा रिडक्शंस ऑफ टू प्रोड्यूस्ड अल्कोहल, तो इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है रिडक्शन प्रोसेस फॉर द अल्कोहलिक ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन मोनोसैकेराइड्स इज ट्रीटेड विद द रिड्यूसिंग एजेंट, when monosaccharides is treated with the reducing agent such as the sodium amalgate, hydrogen may reduce sugar, aldose produce equivalent alcohol but ketose produce 2 alcohol। तो अगर हम लोग कोई कीटोनिक प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें 2 अल्कोहल प्रोड्यूस्ड होंगे, हाइड्रोजन के कंपाउंड ले रहे हैं तो उसमें शुगर रिड्यूस्ड हो जाएगा, और अल्डोज प्रोड्यूस्ड कंपाउंड ले रहे हैं तो उसमें से इक्विवेलेंट अमाउंट के अल्कोहल प्रोड्यूस्ड होंगे, सोडियम अमलगेट प्रोड्यूस होंगे रिड्यूसिंग एजेंट से। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ए न्यू एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, एग्जाम्पल ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड सॉर्बिटल एंड फ्रुक्टोज प्रोड्यूस्ड सॉर्बिटल एंड मानिटल। तो दिस स्ट्रक्चर इज द सॉर्बिटल। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH2OH है, और दिस वन इज द 4th कार्बन एटम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द, हम लोग अभी देख लिए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट हम लोग का ज़रूरी क्यों है हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए, और कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के जो भी क्लासिफिकेशंस हैं वो उसके लिए हमें कन्फर्मेशन करने के लिए कि कार्बोहाइड्रेट हमारे प्रोडक्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग कौन सी जनरल टेस्ट करेंगे, कौन सी स्पेसिफिक कॉमन टेस्ट करेंगे, सारे हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स से यदि कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज्ड होता है हमारे बॉडी में तो हमारे बॉडी में डिजीज कौन कौन सी फॉर्मेशन हो सकती है। तो फर्स्ट डिजीज है डायबिटीज़ मिलिटस, जिसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ग्लाइकोसोरिया। तो डायबिटीज मिलिटस इज द हाइपरग्लाइसीमिया। डायबिटीज मिलिटस में क्या होता है, हमारे जो बॉडी में इंसुलिन लेवल है ओल्ड एज यदि डिक्रीज हो जाता है तो डायबिटीज होता है। ठीक है, तो अगर हम डायबिटीज होने के लिए इस पर दो कंडीशन में हो सकती है, या फिर ओल्डर कंडीशन में या न्यू एजेड परसन में। तो जो ओल्डर पर्सन्स में होते हैं उनका क्या होता है कि आइदर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होगा और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होगा। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में क्या है, जिसको हम लोग टाइप 1 एंड टाइप 2 बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, टाइप 1 डायबिटीज़ में कि हमारी जो इम्यूनो मेडिएटेड और आइडियोपैथिक बीटा सेल हैं वो फंक्शन ठीक से नहीं करेंगे। अगर हमारी बॉडी में बीटा सेल्स की फंक्शन सही से नहीं हो रही है तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, ऑटो इम्यूनो डिजॉर्डर फॉर्मेशंस होगा और गिव राइज टू द कंप्लीट डेफिशिएंसी इन इंसुलिन। और वहाँ से हमारे बॉडी में इंसुलिन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी, जिससे हम लोग को डायबिटीज़ सर्वाइव होगा, डायबिटीज़ सर्वाइवल होने का चांसेस रहेगा। नेक्स्ट है टाइप 2, जिसमें कि हमारे ऑकरिंग होते हैं एडल्ट केस में, और इसमें क्या होता है विच में डेवलप ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस और रिलेटिव टू इंसुलिन डेफिशिएंसी टू फॉर्म सेक्रेटरी डिफेक्ट। दिस डिजीज हैव बीन very strong generic predisposition and causes by the combination of the inadequate insulin secretions and insensitivity of body tissue to insulin। तो हमारे एडल्ट केस में क्या होता है कि जब हमारे इम्यूनो सिस्टम्स में इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी
तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेक्रेशन होगा। अगर जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा यदि इंसुलिन सेक्रेशन हो रहा है तो क्या होगा, वो हाई हो जाएगा। बॉडी में जब हाई हो जाएगा तो भी हमको डायबिटीज़, हमारी बॉडी के टिश्यू सब जो हैं वो सेंसिटिव रहते हैं तो डैमेज हो जाएंगे, तो उससे हम लोग को डायबिटीज़ होगा। ठीक है। टाइप 3 में क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ इंक्लूडिंग वेरियस जेनेटिक डिफेक्ट द इंसुलिन एक्शंस एंड डिजीज इज एक्सोक्राइन पैनक्रियाज। तो टाइप 3 में क्या होता है, हमारी जो भी जेनेटिक डिफेक्ट है उसके दौरान हमारे पैनक्रियाज में डिजीज की फॉर्मेशंस हो जाएगी और वहाँ से हमारी पैनक्रियाज में जो इंसुलिन सेक्रेशन है, पैनक्रियाज यानी कि बीटा सेल, वहाँ से इंसुलिन सेक्रेशंस की डिक्रीज होगी। इंसुलिन सेक्रेशन डिफिशिएंसी होगी तो डायबिटीज होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो डायबिटीज मिलिटस हमारी नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होती है 80 to 120 mg/dl. This one is the normal blood glucose level. Due to insulin deficiency, glucose level increased by the ब्लड में हमारी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगी अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है। तो वहाँ से हमको इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन लेके डायबिटीज़ की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखाई देगी वो क्या होगी, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगी ब्लड में, जिसको हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया बोलेंगे। शुगर यूरिन में प्रेजेंस होगी, यदि यूरिन में शुगर लेवल इंक्रीज है या प्रेजेंस है तो हम लोग उसको बोलेंगे ग्लाइकोसूरियम। उसका सिम्टम्स क्या है, तो अगर हमारे यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रही है कि हमारी यूरिन में शुगर लेवल इंक्रीज हो रही है तो हम लोग को हाइपरग्लाइसेमिया है कि ग्लूकोसूरिया है, इसके बारे में हम लोग को पता कैसे चलेगा, सिम्टम्स क्या है। तो सिम्टम्स जानने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि हमारी जो थ्रिड्स है उसमें इंक्रीज होगी या हमारी यूरिन की आउटपुट इंक्रीज होगी। यदि यूरिन की आउटपुट इंक्रीज हो रही है तो पॉलीयूरिया, थ्रिड्स इंक्रीज हो रही है तो पॉलीडिप्सिया, पॉलीहेक्सियम जिससे कि हेपेटाइट होती है हमारी वो इंक्रीज हो गई, हमारे डाइजेशन प्रॉब्लम होगी तो वहाँ से हम लोग को पता चल जाएगी। द ब्लड शुगर लेवल इन डायबिटिक मिलिटस में इंक्रीज ड्यू टू फॉलोइंग, increase the absorption of glucose, decrease the increase absorption of glucose, decrease the entire and oxidation of glucose in muscular tissue। मतलब एंट्री और ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारे मस्कुलर टिश्यू में अगर डिक्रीज हो रहे हैं ग्लूकोज लेवल के। नेक्स्ट है कि हमारे लीवर में फॉर्मेशन होगा, जो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है वो डिक्रीज हो जाएगा। लीवर की ब्रेकडाउन होंगी ग्लाइकोजन सेल में, इंक्रीज द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इन लीवर, तो जो फॉर्मेशन लेवल डिक्रीज हो गए, ब्रेकडाउन लेवल इंक्रीज हो गए, इन सारी केस से हमारे डायबिटीज मिलिटस इंक्रीज होने की चांसेस रहती हैं। नेक्स्ट है कि हमारे डायबिटीज़ मिलिटस से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, तो न्यूरोपैथी, मतलब हमारी जो न्यूरॉन सेल है उसकी डेफिशिएंसी होना, आई कंट्रैक्टेड होना, रेटिनोपैथी होना, मतलब आई का जो हमारा रेटिना सेल है वो कंट्रैक्ट हो जाना, इस सब से नेफ्रॉन सेल के कंट्रैक्शंस होना, ये सारे हमारे कॉम्प्लिकेटेड हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, तो इनटेक द लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन डाइट सॉल्यूशन। तो हम लोग हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट को डिक्रीज कर देंगे और हम प्रोटीनियस प्रोडक्ट लेने के शुरुआत करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एक्सरसाइज करेंगे, ऑरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेंगे और इन सीवियर केस डायबिटीज यूज्ड इंसुलिन। तो यदि बहुत ज़्यादा सीवियर केस है तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा इंसुलिन, तो हम लोग इंसुलिन
तो हम लोग अभी जान गए कि हाइपरग्लाइसीमिया हम लोग किसको बोलेंगे। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज होती है तो वो हो गए हमारे हाइपरग्लाइसीमिया। अगर ब्लड में ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर हमारे यूरिन में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं ग्लूकोशूरिया। ठीक है, तो हमारे जो भी कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड डिजीज हैं कि मेनली ये 3 डिजीज होते हैं हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होना, ब्लड में ग्लूकोज लेवल के डिक्रीज हो जाना, यूरिन में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होना। तो इससे क्या होगा, हमारे बॉडी में जो भी हमारे बॉडी की फंक्शंस है वो डिसफंक्शन होने लगेगी और वहाँ से हमें पता चलेगी कि हमारी डायबिटीज़ है कि नहीं है। तो हम अगर ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ से हमको कन्फर्मेशन मिलेगी कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है कि नहीं है, या कम है कि ज़्यादा है। तो ब्लड के ग्लूकोज नॉर्मल रेंज है 180 to 120 mg/dl। तो अगर उससे ज़्यादा होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया, कम होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर हमारे यूरिन में हमको पता चलती है कि यहाँ पे हमारे ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गई है, अगर यूरिन टेस्ट होती है तो उससे हमको पता चलेगी कि अगर यूरिन में भी ग्लूकोज प्रेजेंट है तो भी हमें डायबिटीज़ होती है। तो खाली ब्लड टेस्ट से नहीं, यूरिन से भी हमको पता चल सकती है। तो यूरिन से होती है तो उसका नाम है ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, तो आज हम लोग कंप्लीट किए कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी कॉमन टेस्ट क्या है, स्पेसिफिक टेस्ट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और उसके रिलेटेड डिजीज हमें क्या क्या हो सकती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियो ला सकूं। और आप लोगों की लाइक ही मुझे इंस्पिरेशन करती है। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे मैं आपके लिए उतना ज़्यादा वीडियो ला सकती हूँ और अच्छे से बनाने की इंस्पायर्ड हो सकती हूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।